हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बायोलॉजी लाइन चैनल। इस चैनल में हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को कवर करेंगे, जिसके हमें किसी और नोट्स की ज़रूरत ना पड़े, एक्स्ट्रा नोट्स की। एनसीईआरटी को समझने के लिए एक बार एनसीईआरटी समझ आ गई तो आप कोई भी नोट्स को खुद ही पढ़ सकते हैं। और मेनली एनसीईआरटी ही है जिससे हमारे सारे के सारे एग्ज़ाम 90% तक एग्ज़ाम एनसीईआरटी से ही आता है। चाहे वो नीट हो या और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, 12th बोर्ड का एग्ज़ाम तो मोस्टली आएगा ही। और बाकी जो भी सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड एग्ज़ाम्स होते हैं वो मोस्टली एनसीईआरटी से ही आते हैं। 90% ऑफ द एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो सबसे पहले हमारा एनसीईआरटी क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हम किसी और चीज़ को खोल कर देखें। अगर हमारा बेसिक्स पक्के होंगे तो हम कोई भी चीज़ को खुद से पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस टाइटल का मतलब क्या है? मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कहता क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब है, सबसे पहले हम देखते हैं मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र किस चीज़ का? किसी भी चीज़ का ट्रांसफ़र। पर ये जो चैप्टर है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो बायोलॉजी की जेनेटिक्स यूनिट में है। इसका मतलब हम यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो जो ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स है दैट इज़ इनहेरिटेंस है, वो हम किस रूप में पढ़ेंगे? यहाँ हम पढ़ेंगे यहाँ पे मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्या है ये मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस? मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कुछ नहीं है, मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे किस तरीके से इनहेरिटेंस होता है, किस तरीके से मॉलिक्यूल्स रेस्पॉन्सिबल हैं किसी भी कैरेक्टर्स को अपने पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो कौन से वो मॉलिक्यूल्स हैं? मेनली ये मॉलिक्यूल सिर्फ दो टाइप के हैं, डीएनए है मेन, उसके बाद आरएनए है। और देखते हैं हम मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अलावा और भी कोई ऐसा बेसिस है जो इनहेरिटेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जी हाँ, बिल्कुल है, जैसे कि जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एक और है क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मेनली यही है। चलिए अब हम चैप्टर पे आते हैं, हम बेसिक चीज़ देखते हैं कि क्या बोलता है चैप्टर। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हम। इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या क्या चीज़ें हमको कवर करनी है, वो देखते हैं हम। चलिए शुरू करते हैं। In the previous chapter, you have learned the inheritance patterns and the genetic basis of such patterns. तो प्रीवियस चैप्टर में हमने दो क्या चीज़ें देखी थी? इनहेरिटेंस पैटर्न्स, जैसे कि कोडोमिनेंस, पैटर्न्स कैसे इनहेरिट हो रहा है उन वो देखे थे हमने। इनहेरिटेंस पैटर्न्स, कितने टाइप के पैटर्न्स हैं जो इनहेरिटेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जैसे कि डोमिनेंट जो लॉ देखे थे हमने तीनों, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, और भी मल्टीपल एलिलिज्म, ये सारे जैसे कि इनहेरिटेंस ऑफ पैटर्न्स को बताते हैं। दूसरी क्या चीज़ देखी थी हमने? दूसरी देखी थी जेनेटिक बेसिस ऑफ सच पैटर्न्स। इन जो पैटर्न्स है इनहेरिटेंस पैटर्न्स का जेनेटिक बेसिस क्या है? जेनेटिक बेसिस मीन्स जो जीन्स रेस्पॉन्सिबल हैं वो, जैसे कि डोमिनेंट है या रिसेसिव है। मेन फोकस इन्हीं चीज़ पे था हमारे प्रीवियस चैप्टर पे। एट द टाइम ऑफ मेंडल के टाइम पर द नेचर ऑफ दोज फैक्टर्स रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर। तो मेंडल के टाइम पर जो फैक्टर्स थे, जिसे आज हम जीन्स बोलते हैं, उनका जो रेगुलेशन पैटर्न, इनहेरिटेंस का जो पैटर्न था, उनको रेगुलेशन प्रोसेस नहीं पता था कि जो जीन्स हैं, जिसको उसने फैक्टर्स बोला था, वो कैसे रेगुलेट कर रहे हैं पूरी प्रोसेस को, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस की। Over the next 100 years, the nature of putative genetic material was investigated, culminating in the realization that DNA, that is deoxyribonucleic acid, is the genetic material. तो काफ़ी रिसर्च के बाद पता चला कि डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। इसको हम आगे भी देखेंगे तो सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में। एट लीस्ट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिम्स, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिम्स में डीएनए ही होता है जेनेटिक मटेरियल। In class 11th, you have learned that न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कई टाइप्स के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। हमने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में 11th में भी पढ़ा हुआ है। देयर आर टू मैनी टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इन आर बॉडी।
मोस्टली कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स इज़ वन ऑफ देम। तो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स किससे मिलकर बना हुआ है? न्यूक्लिक एसिड से। जैसे कि प्रोटीन मिलकर बना हुआ है अमाइनो एसिड से, उसी टाइप से न्यूक्लियोटाइड मिलकर बना हुआ है न्यूक्लिक एसिड से। अभी के लिए इतना देखिए। अब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड आर द टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स फाउंड इन लिविंग सिस्टम। फाउंड इन लिविंग सिस्टम मेनली कहाँ? न्यूक्लियस में। इसी वजह से हम इसे न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर मेनली जो क्रूशियल एसिड्स हैं वो डीएनए ही होता है और आरएनए होता है। ओके फ्रेंड्स, इस वजह से इसको न्यूक्लिक एसिड बोला जा रहा है, इन दोनों को, डीएनए एंड आरएनए को। नेक्स्ट हम देखते हैं डीएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिम्स। ये हमने देख चुके हैं, डीएनए एक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल की तरह मोस्टली ऑर्गेनिम्स में। आरएनए भी है, थ्रू इट आल्सो एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। कुछ वायरसेस में, प्रिमिटिव जो वायरसेस हैं उनमें आरएनए भी वर्क कर रहा है जेनेटिक मटेरियल की तरह। मोस्टली फंक्शंस एज अ मैसेंजर। अब यह आरएनए के फंक्शंस को बता रहे हैं। तो पहला फंक्शन है इसका मैसेंजर, जो हम एमआरएनए में देखेंगे कि कैसे ये एक जीन कोड को लेकर डीएनए से लेकर राइबोसोम्स में ले जाकर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में कैसे ये हेल्प करता है, वो हम आगे देखेंगे पूरी प्रोसेस। अभी हम ये जान लेते हैं आरएनए के मेन फंक्शंस क्या है। एक तो इसका हो गया मैसेंजर, दूसरा है आरएनए हैज़ एडिशनल रोल्स। इसके सब फंक्शंस भी हैं, जैसे कि एडेप्टर। एडेप्टर एडेप्टर का मेन फंक्शन होता है टीआरएनए का, जो कि न्यूक्लिक बेसिस को साइटोप्लाज्म में से उठा के प्रोवाइड कराता है एमआरएनए और राइबोसोम्स को। ये हम आगे देखेंगे ट्रांसलेशन प्रोसेस में। और स्ट्रक्चरल फंक्शन क्या है? आरएनए स्ट्रक्चरल फंक्शन भी होता है इसका सेल्स के अंदर, उसकी बनावट में। एंड इन सम केसेस ऐसा कैटालिटिक मॉलिक्यूल में आरएनए का क्या फंक्शन है? जैसे कि आरएनएज एक एंजाइम है, जो कि नॉन प्रोटीन एंजाइम है, जो आरएनए की स्प्लिटिंग में वर्क करता है। इन क्लास 11th यू हैव ऑलरेडी learned the structure of the nucleotides and the way these monomer units are linked to form nucleic acid polymers। 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल्स में हमने पढ़ा था कि कैसे काफ़ी सारे मोनोमर्स मिलके एक दूसरे से मिलकर एक पॉलीमर बनाते हैं। तो उसके लिंकेजेस के बारे में पढ़ा था, जैसे कि एन ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, बाकी सारे और भी लिंकेजेस पढ़े थे हमने, जो कि हम आगे इस चैप्टर में इसका जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड का, तब हम देखेंगे। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ेंगे हम, उसका रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो उसे रेप्लिकेशन बोलेंगे, जब डीएनए आरएनए बनाएगा अपने से तो उसे ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। क्या मतलब? जैसे डीएनए अपने द्वारा एक कॉपी डीएनए की बनाएगा तो उसे रेप्लिकेशन बोलेंगे, अगर डीएनए अपने में से आरएनए की फोटोकॉपी करेगा तो उसे ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। इसके आगे हम और इस चैप्टर में देखेंगे द जेनेटिक कोड दैट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन्स। हम जेनेटिक कोड पढ़ेंगे, उसकी क्रूशियलिटी पढ़ेंगे, उसका इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, क्यों वो इम्पोर्टेंट है प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में। क्योंकि जो मेन अमाइनो एसिड्स का जो सीक्वेंस होता है वो प्रोटीन को डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा, और जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड डिसाइड होता है जेनेटिक कोड से, इसलिए हमें जेनेटिक कोड पढ़ना है। ओके। इसके बाद हम देखेंगे द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। मतलब एक कोई जीन है वो कैसे अपने आप को शो करता है प्रोटीन में। जीन्स जीन्स आपको एक ही फॉर्म में शो करेगा, प्रोटीन बनाकर अपनी चीज़ को बताएगा कि वो कौन सा जीन है। ओके। एंड द एलिमेंट्री बेसिस ऑफ देयर रेगुलेशन। और जीन्स से प्रोटीन्स तक के बीच में जितनी भी प्रोसेसेस होंगी, जितनी भी एलिमेंट्री बेसिस होंगी और उनका रेगुलेशन होगा, वो भी हम देखेंगे कि कैसे वो ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर ट्रांसलेशन होता है, और उसके बीच में उनकी प्रोसेसिंग होती है टू द जीन्स डीएनए से आते समय तक से लेकर उसके प्रोटीन बनने तक क्या क्या प्रोसेसेस हैं वो सारी हम देखेंगे। द डिटर्मिनेशन
of complete nucleotide sequence of human genome during last decade has set in a new era of genomics. Genomics एक अलग से ब्रांच है जो ह्यूमन जीनोम से रिलेटेड है, और लास्ट डिकेड में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ह्यूमन का पता लगाने की कोशिश की गई है, जिससे नई जीनोमिक की ब्रांच में भी काफ़ी इवोल्यूशन हुआ है. In the last section, the essential of human genome sequencing and its consequences will also be discussed. तो सबसे लास्ट जो सेक्शन होगा चैप्टर का, उसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाएगा. Let us begin our discussion by first understanding the structure of the most interesting molecule in the living system, that is DNA. तो सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर को देखकर. In subsequent section we will understand that why it is most abundant genetic material and what its relationship is with RNA. इसके सब्सिक्वेंट पार्ट्स में, इसके बाद वाले पार्ट्स में हम देखेंगे कि डीएनए ही सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज मॉलिक्यूल क्यों है एज अ जेनेटिक मटेरियल. इसको ऐसा क्या चीज़ें हैं जो इसको बनाती है एक स्टेबल मॉलिक्यूल एज अ जेनेटिक मटेरियल. आरएनए क्यों नहीं है, ये सारी चीज़ हम देखेंगे. और आरएनए क्या क्या फंक्शन, क्या क्या हेल्प करता है डीएनए की, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इसके आगे. तो अभी इस वीडियो में ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था. अगर आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ कमेंट करें, और कोई भी एमबीबीएस से रिलेटेड जानकारी के लिए भी मुझे बताएं. आई एम अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, और आगे मैं इस वीडियो के आगे इसको कवर करूँगा ओनली डीएनए एंड द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसकी 2 यूनिट. फिर उसके बाद हम कवर करेंगे आरएनए वर्ड रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन. हम ये पूरी सीरीज़ बनाएंगे, पूरे चैप्टर को डिवाइड कर देंगे इन अ सीरीज़, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो किसी भी चीज़ में. अगर आप डीएनए की कोई सीरीज़ खोलेंगे तो उसमें सारी डीएनए की चीज़ें कवर हो जाएंगी. थैंक यू गाइस, होप यू लाइक द वीडियो.